नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कांग्रेस से पलायन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो दो नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया। ये दोनों ही कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण राज्यों आंध्र प्रदेश और केरल से हैं। चुनाव कर्नाटक में है और इन दो दक्षिण भारतीय राज्यों के नेताओं को अपने साथ लाकर बीजेपी शायद कर्नाटक की जनता को संदेश देना चाहती है। कर्नाटक में अपनी सत्ता को बचाने की कोशिश में लगी बीजेपी को वहां पर कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिल रही है। और आपको बता देते कि आज शामिल हुए हैं किरण रेड्डी, जो कि अविभाजित आंध्र प्रदेश के अंतिम मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने विभाजन का विरोध किया था और इस फैसले के विरोध में इस्तीफा भी दे दिया था अपने पद से। बाद में उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई थी, लेकिन उसमें उन्हें नाकामी ही हाथ लगी थी, वो कामयाब नहीं हो पाए थे। इसके बाद वो कांग्रेस में दोबारा शामिल हुए। अब बीजेपी आंध्र प्रदेश में अपने पैर जमाना चाहती है, इसलिए उसे जरूरत है किरण रेड्डी की। उसे लगता है कि रायलसीमा इलाके में इनके आने से पार्टी को फायदा मिल सकता है और तेलंगाना जो कि पड़ोसी राज्य है, वहां पर भी इनका संपर्क है, तो वहां पर भी किरण रेड्डी का बीजेपी उपयोग करेगी। इसी तरह बीजेपी ने कल केरल में कांग्रेस का एक विकेट गिराया था। पूर्व रक्षा मंत्री और कद्दावर कांग्रेस नेता ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को पार्टी ने शामिल किया था। अनिल एंटनी ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद पर बीजेपी का साथ दिया था। वो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं और जहां तक खुद ए के एंटनी की बात करें तो उनके लिए बेटे का जाना व्यक्तिगत झटका, ये उन्होंने कहा है। और बीजेपी की नजरें उन्हें लाकर केरल में ईसाई समुदाय के वोटों पर लगी हुई है। उधर कांग्रेस ने इन दोनों ही नेताओं को फूका हुआ कारतूस बताकर खारिज कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि इन दोनों की पार्टी में कोई हैसियत नहीं थी, इसलिए इनके जाने या न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच कांग्रेस ने संसद के बजट सत्र के दौरान जिस तरह से विपक्षी एकता मजबूत हुई थी, इसे अगले लोकसभा चुनाव तक की बनाए रखने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। आपको याद दिला दें कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में विपक्षी एकता के चलते गतिरोध बना रहा और हिंडनबर्ग मामले पर जेपीसी की मांग को लेकर हंगामा होता रहा। शुरुआत में तो टीएमसी कांग्रेस से अलग रही, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता के मुद्दे पर वह भी कांग्रेस के साथ आ गई थी। अब विपक्षी एकता को नए सिरे से परवान चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई फोन किए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से उन्होंने बात की है और स्टालिन ने कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे को भी संदेश भेजा गया है और अब कांग्रेस जल्दी ही समान सोच के अन्य विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाने जा रही है। हालांकि बैठक की जगह और दिन अभी तय नहीं है। बजट सत्र के दौरान जिस तरह से 19 दलों की एकता बनी थी, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और 2024 चुनावों की रणनीति पर चर्चा भी इस बैठक में की जाएगी। तो इसी पर सवाल आज का यही है कि किस तरह से जो बीजेपी की रणनीति है, क्या वो कामयाब हो पाएगी और कांग्रेस को जो झटके लगे हैं दो बड़े नेताओं के आने के बाद, क्या उससे पार्टी उबर पाएगी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ शाजिया इल्मी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, साथ ही देव वासुदेव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। शाजिया जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे बीजेपी की रणनीति आखिर क्या है? क्या इसके पीछे यह भी कारण है कि कर्नाटक में जो उम्मीद थी कि दूसरी पार्टियों से नेता आएंगे, उतने शायद नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए अब आंध्र से, केरल से लाया जा रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। और जब कर्नाटक में भी एक बहुत ही कद्दावर और बिल्कुल सुपरस्टार वहां के किच्छा सुदीप ने ज्वाइन किया, तो आपने देखा कि किस तरह से वो भी एक तरह से उनको टारगेट किया गया और उनको बाकायदा उनको भी हमलों का शिकार बनाया गया। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध के अलावा और अपने जो उनके नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं उनको गद्दार कहने के अलावा कोई और रणनीति बची नहीं है। और बात सिर्फ कर्नाटक की नहीं है, बात संयुक्त देश की है। अब आप देखिए, अब आज हम नेताओं की बात करेंगे तो पुराने मुख्यमंत्री लेवल पर जो लोग रहे हैं कांग्रेस के साथ, कद्दावर नेता जो रहे हैं, बहुत ही सीनियर और वरिष्ठ नेता, जिन्होंने कांग्रेस के जो के आला कमान का भी हिस्सा रहे हैं और जिनके संगठन के कुशलता को देखकर भी वो उन्होंने कांग्रेस का हमेशा साथ निभाया है। एक एक करके वो क्यों छोड़कर जा रहे हैं? ऐसा क्या है एक शाही मानसिकता कांग्रेस पार्टी के अंदर जो इतनी रच बस गई है कि कोई भी सीनियर लीडर वहां पे घुटन महसूस करता है और वो चाहता है कि उसको अपनी इज्जत जो वो डिजर्व करता है, जिसका वो मुस्तहक है, उसके हिसाब उसको ओहदा मिले, पद मिले, रुतबा मिले और अवसर मिले। सबसे जरूरी चीज अवसर और इज्जत की बात है।
और मुझे लगता है ये इसकी बहुत कमी लोग महसूस करते हैं कांग्रेस में। और ये मैं इसलिए आंक रही हूं क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ जो त्याग पत्रों का सिलसिला लगा रहा है कांग्रेस पार्टी में, उसको आंक कर, उसको समझकर एक यही अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि ज्यादातर नेता जो छोड़कर जाते हैं वो यही कहते हैं कि ना तो हमें अवसर मिला, ना हमें इज्जत मिली। जी, तो देव वासुदेव जी से इस पर जवाब ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक प्रश्न भी है। वासुदेव जी, क्या कारण है कि झटका पे झटका कांग्रेस पार्टी को लग रहा है? आप चुनाव लड़ रहे हैं कर्नाटक में, लेकिन केरल में, आंध्र प्रदेश में बगावत हो रही है। नमस्कार। ये कोई कांग्रेस का विखंडन मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ऐसे नेता है ये जिनका कोई एक्चुअली विचारधारा में कट्टरता नहीं हो, और ये कोई उनके अस्तित्व बिखर गए हो, और इनके कोई कोर्ट में मामले दर्ज हो, ऐसे ही लोग छोड़कर जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। इनकी मैं ये नहीं करता कि कांग्रेस का बल कोई ज्यादा हो गया या कम हो गया, लेकिन ऐसे लोगों की हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया था कि डरो मत, जिसको डरना है हमारे साथ नहीं ना रहना है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कांग्रेस एक कार्यकर्ता वाला पार्टी है, और भीतर से लेकर ऊपर तक कार्यकर्ता आज भी है। आप आज देख रहे हो कि दो नेता ऐसे लोग चले गए हैं जिनकी उतनी बड़ा दायित्व नहीं था राजनीति में आज के काल में। अगर आप देखा जाए तो 3 दिन पहले कर्नाटक में विधान परिषद से 2 सदस्य और विधानसभा से 2 सदस्य कांग्रेस में आए हैं, तो इसका कोई चर्चा नहीं हो रहा है। तो कर्नाटक में चुनाव है और आप आंध्र प्रदेश और केरला से 2 नेता लेके जा रहे हो, तो इसमें कोई बड़ी इतना कोई भाजपा के लिए इतना कोई बड़ा ये नहीं होता है। क्योंकि इतनी असुरक्षित क्यों लगता है भाजपा को कभी भी ऐसे होने पर, इतनी निराश क्यों होती है? मैं एक बात आज बोलना चाहता हूं मेरे भाजपा के काउंटर पार्ट को वहां पर, और अब बाहर वालों की बात तो सुनते नहीं है। वाजपेयी जी की एक बहुत ही लोकप्रिय कविता है, वो बोलते हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आज विपक्ष की एकता की बात आप ले लो, तो मैं आपको महज 2 उदाहरण से पूरा भारत के राजनीति का विपक्ष का एकता कौन ठहरा के रह कर सकता है मैं बोलता हूं। 2004 में एक सरकार यूपीए की बनी थी, और 2014 तक हमने 22 विपक्षी दलों को लेकर हम साथ में चले हैं, और इतनी सुस्थिर सरकार बनी है, देश को विकास की मोड़ पर, उन्नति के मार्ग पर हम लेके गए हैं। वहां बात ये अलग है कि 2012 से 14 तक जो भाजपा ने एक गोएबल प्रचार किया था बहुत सारे घोटालों का, आज तक एक घोटाला भी आज तक ठहर नहीं रहा है। तो ऐसे मामलों पर क्यों भाजपा इतना असुरक्षित क्यों होता है ऐसे? जी, लेकिन जो आपने बात उठाई है विपक्षी एकता की, तो कोई अगल बगल के राष्ट्रों में जैसे आप 2-3 नेता उठा के लेके जाओगे, तो कर्नाटक में कौन सा प्रभाव पड़ने वाला है? चाहे आप आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना। मैं उस पे आऊंगा, लेकिन वासुदेव जी, जो आपने बात उठाई विपक्षी एकता की, उस पर भी मैं शाजिया जी का जवाब लेना चाहता हूं। शाजिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने फोन करना शुरू कर दिए हैं। स्टालिन को फोन किया, नीतीश कुमार से बात हुई, उद्धव ठाकरे से बात हुई। जल्दी एक बैठक बुलाई जाएगी जिसमें 2024 के चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा, हर राज्य में तालमेल, इस पर चर्चा की जाएगी। क्या आपको लगता है कि जो बजट सत्र में एकता देखने को मिली थी, 19 पार्टियां इकट्ठी हुई थी, अब ये आगे भी जारी रह सकता है और ये बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है? देखिए, विपक्ष के नेता अगर उनको सबको कोई जोड़ता है तो एक मोदी विरोध वही एक गोंद है जो उनको जोड़ के रखता है। इसके अलावा उनके मन में ना तो कोई विचारधारा है, ना कोई कर्तव्य है, और उसकी भावना, ना ही जनता के प्रति सेवा भावना। वाजपेयी जी की कविता मैं भी पढ़ूंगी, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी की भी शुरुआत जो है आप जानते हैं कि 2 सीटों से हुई, और कुछ ना कुछ तो था उस पार्टी में, और उनके इसी कर्तव्य पथ पर कि लोग आए और लोग गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और अब सिर्फ अपनी सोच और अपने जो उसके संकल्प थे उसके आधार पर चलती रही। ऐसा क्या है विपक्षी पार्टियों में जो सबको जोड़ता है? वो सिर्फ एक है कि एक मोदी के प्रति नफरत, लेकिन देश के लिए कर्तव्य भावना को लेकर कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं, कोई भी नक्शा नहीं, कोई भी सकारात्मक ऊर्जा नहीं। और मुझे लगता है एक नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ने वाले लोग जिन्हें सिर्फ और सिर्फ मोदी के खिलाफ जहर उगलना है, अपने आप में खुद ही नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि और कोई चीज उनको नहीं जोड़ कर रखती है। और यही वजह है कि सुबह से शाम, जैसे कि गुलाम नबी आजाद जी ने भी कहा, अगर बाकायदा आपसे कहा जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ गाली बके, अपशब्द बोले मोदी जी को, उससे अब काम नहीं होने वाला है। बहुत कुछ करने की जरूरत होती है। तो क्या दमखम है इन पार्टियों में लड़ने का? जी, और पूछ लेते हैं, तो सब पार्टियां कर सकती हैं, लेकिन बिल्कुल देव वासुदेव जी से सवाल पूछ लेते हैं। आपने अटल जी की कविता सुनाई, शाजिया जी ने भी उसका जवाब दे दिया। आपने
यूपीए सरकार की बात की कि आपके पास 22 पार्टियां थी, अटल जी के पास 24 पार्टियां थी, उन्होंने 6 साल तक एनडीए की सरकार चलाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपकी एकता बनी रह सकती है, क्योंकि जैसा कि शाजिया जी कह रही हैं, मुद्दा केवल एक ही आपका, मोदी विरोध। मेरा एक वो उदाहरण का और एक अंग भी था। अगर ये मीडिया में आज तक चर्चा में नहीं आया कि 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी थी, 19 दल उनके साथ थे। आज 19 के 19 दल उनको छोड़ के चले गए, तो विपक्ष की एकता जो पार्टी बनाए रख सकती है वो कांग्रेस ही है। अपने 2014 है तो उनमें जरूरत कहाँ है वासुदेव जी? 300 सीटें उनके पास हैं। नीतीश कुमार जी से लेकर राजभर जी तक तो सभी उनको छोड़ के गए हैं। तो ऐसा होता है कि विपक्षी दल की एकता मुद्दों पर समर्थन होता है। हर विपक्षी दल एक मुद्दे पर समर्थन होता है। आज तक आपने देखा कि 2014 से लेकर आज तक जीएसटी का मामला था, विपक्ष एक था। कोविड का मामला था, विपक्ष एक था। चीन का मामला था, विपक्ष एक था। नोटबंदी का मामला था, विपक्ष एक था। ऐसे हर मुद्दे पर समर्थन कांग्रेस को मिलता रहा है और मिलता रहेगा। और मैं शाजिया जी को आज इस बात का आश्वासन देना चाह रहा हूं कि जब समय संपूर्ण हो, जब समय परिपक्व हो और समय सही हो ना, तब पूरा विपक्ष कांग्रेस के साथ खड़ा रहेगा और इसमें भाजपा को कोई सुरक्षित होने की बात नहीं है। आप लड़िए, कर्नाटक में चुनाव लड़ रही है तो लड़िए, तो अगल बगल के राज्यों से नेताओं को उठाओगे तो इसका मनोबल, आप कांग्रेस का मनोबल तोड़ नहीं बिल्कुल। सकते। तो क्या कांग्रेस का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है इस तरह से नेताओं को शामिल करा करके? और एक तरफ जब विपक्षी एकता की बात हो रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के अपने लोग छोड़ करके जा रहे हैं, तो ये एक चर्चा है जो आगे भी चलती रहेगी। कर्नाटक चुनाव की अभी शुरुआत हुई है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के सिराथू में कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन किया और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजादी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि चर्चा के बिना संसद का बजट सत्र समाप्त हुआ हो। विपक्ष के नेताओं ने संसद नहीं चलने दी क्योंकि राहुल गांधी अयोग्य घोषित हो गए। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी इस सजा को चुनौती दें, आपने तो संसद के वक्त को ही बलि पर चढ़ा दिया। अमित शाह ने कहा कि यह कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, हकीकत यह है कि लोकतंत्र खतरे में नहीं बल्कि आपका परिवार खतरे में है। आपने लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के 3 नाखूनों में घेर कर रखा था। और ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। भैया लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आपका परिवार खतरे में है। जनता नहीं चाहती है, आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है। आइडिया ऑफ इंडिया नहीं, आइडिया ऑफ डायनेस्टी, आपका परिवारवाद की राजनीति खतरे में है। और भारत की डेमोक्रेसी नहीं, भारत का लोकतंत्र नहीं, आपके परिवार की ऑटोक्रेसी खतरे में है। आपने इस देश के लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के 3 नाखूनों से घेर कर रखा था। अहमदाबाद सूरत की एक कोर्ट ने राहुल जी को सजा दी। सजा होते ही सांसदी चली जाती है, चाहे कोई भी हो। अब तक 17 विधायक सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी गई है, राहुल जी की भी हुई। अब इसमें एक कांग्रेस वाले काले कपड़े पहनकर पूरी संसद बंद कर। मित्रों, मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, कानून का पालन करना हर नागरिक का धर्म होता है। आप तो सांसद थे, इस सजा को चुनौती दीजिए, अदालत में लड़िए। देश की संसद का वक्त आपने बलि चढ़ा दिया है। इस देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, इस देश के किसी भी नेता ने विदेश में जाकर भारत की बुराई करनी चाहिए क्या? जरा जोर से बोलो, करनी चाहिए क्या?
तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।